कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ बातें खुलकर होती हैं जहां कुछ आपसे छिपाया नहीं जाता। और आज देखिए महाराष्ट्र का इलेक्शन है और उसको लेकर के दोनों जगह दोनों खेमों में बड़ी गहमा गहमी है। सब लोग जानना चाहते हैं महाराष्ट्र में क्या कुछ हरियाणा जैसा हो जाएगा, बीजेपी ऐसा कोई कमाल कर देगी वहाँ पर, या उद्धव ठाकरे की जो महत्वाकांक्षा है एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बनने की, उसमें कुछ रंग लेकर के आएगी। इसी पर हम लोग बात करेंगे। आज हमारा फोकस प्रोग्राम का रहेगा ठाकरेस पर। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, क्योंकि इन बेटों की वजह से भी इनकी पार्टियों और बीजेपी के बीच में कुछ तालमेल, कुछ बातचीत हो रही है। और क्या वो किसी बड़ी तब्दीली में बदल सकती है, इसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में बड़े दिनों बाद आए विनोद अग्निहोत्री जी। सर बहुत स्वागत आपका। आपके लिए, आपकी वजह से मैंने शेर बोलने छोड़ दिए थे सर। हाँ? बोलेंगे आप आते नहीं थे, मैंने कहा क्या फिर मेरा जोड़ीदार तो कोई है नहीं। प्रदीप जी रोज की तरह सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ। आप भी कभी कोई शेर वेर कर लिया कीजिए। तो सर आज ठाकरे क्या करेंगे, और तीन ठाकरे इसकी तस्वीर लगी हुई है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे। चौथे क्योंकि अभी राज ठाकरे के बेटे अभी इस बार शायद डेब्यू करेंगे अपना इलेक्शन में, तो तस्वीर उनकी अभी नहीं लगी है, लेकिन हो सकता है आने वाले प्रोग्रामों में लग जाए। तो सर 2 लाइन कही है, अच्छा 4 कही है, लेकिन 2-2 करके बोलूंगा, ठीक है। तो अब ये है कि पहला है सर, बांट रहे हैं। पहला जो ये उद्धव ठाकरे खास तौर पर इनके और बीजेपी के बीच में जो ये हुआ जी, और आज बड़ी खबर उड़ी सुबह से कि देवेंद्र फडणवीस की और उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई, प्रॉपर मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले। अभी ये या तो खबर गिरा देंगे ढक से, नहीं तो हो सकता है कुछ पता और बात बढ़ेगी आगे। तो ये सर एक दूसरे के लिए यूं ही कह रहे हैं कि एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। दोनों यही सोच रहे हैं, दोनों को लगता है हमारे साथ धोखा हुआ। और फिर आगे बीजेपी की जो आज महाराष्ट्र में, हरियाणा में कमाल कर गई, और कुछ और अगर हार जाती तो क्या होता, और महाराष्ट्र में भी ऐसे ही है। तो पॉलिटिकल सितारा जब चमकता है तो चमकता है, लेकिन जब गर्दिश में होता है तो फिर ये बात होती है कि बात अगर बन जाए तो सब कहते हैं क्या क्या, और अगर बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही है सर पॉलिटिक्स। तो आ रहा है कुछ, आ जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है। चलिए अच्छा। और आप कॉफी पर कुरुक्षेत्र, हैशटैग कॉफी पर कुरुक्षेत्र के साथ आज भेजिए आप अपने सवाल, अपने कमेंट्स। आज मजेदार प्रोग्राम होने वाला है। तो सर पहले यही बात कर ले, 2 मीटिंग्स हुई हैं, एक उद्धव ठाकरे और फडणवीस साहब के बीच में, दूसरी एकनाथ शिंदे, फडणवीस साहब और राज ठाकरे के बीच में। क्या चल रहा है इन दोनों ठाकरे खानदान के दोनों अलग अलग वारिसों का बीजेपी के साथ क्या बातचीत हुई? पहली वाली की अगर बात करें सौरभ, तो उसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, उल्टे डिनाइल ही है उद्धव ठाकरे एंड देवेंद्र फडणवीस। हाँ, और ये बात ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आज ये उछली है मुंबई में, महाराष्ट्र में। कुछ दिन पहले भी ये बात उछली थी और 2-3 राउंड उछली थी। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से उद्धव ठाकरे से सीधे मुलाकात नहीं हुई है, उनके बिहाफ पे किसी के साथ बातचीत हुई थी। और दूसरी तरफ ठाकरे की अगर पोजिशनिंग को देखें तो ये बात ज़्यादा समझ में आती है कि क्या है उनके पास ऑप्शन। एक तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के आप देख रहे हैं कि कैसा उनका दबाव है उनके ऊपर। दूसरी चीज़ कि आफ्टर इलेक्शन क्या, अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पे पेश नहीं किया जाता है उधर से, हालांकि राहुल गांधी शायद बोल चुके हैं, लेकिन अगर प्रदेश यूनिट की टीम में दबाव में अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं, और बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे के पास कितने सीमित विकल्प हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा हवा दे के उनकी अपनी पोजिशनिंग भी मजबूत हो जाती है, सहयोगी के साथ बार्गेन करने। ये बात है कि आज ये खबर क्यों इतनी चर्चा में आई जब उनकी कांग्रेस पार्टी से रार चल रही है, सीटों को लेकर चल रही है, तो इस तरह की हवा ज्यादा है। अन्यथा शिंदे के साथ बीजेपी की बातचीत क्या मतलब, सब कुछ इतना आगे जा चुका है कि अब इस स्टेज पे लाके उनको एडजस्ट करना, इस तरह की बात, इट्स टू लेट। लेकिन अगर मान लें कि भाई जो भी होगा रिजल्ट के बाद हो सकता है। फडणवीस साहब से अगर मीटिंग हुई भी होगी, किस सिलसिले में हुई होगी? यही तो हुआ होगा कि भाई क्या हम और आप फिर से एक हो सकते हैं। उसमें तो ये तो है ही ना सौरभ कि दोनों पक्ष में ऐसे तमाम लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि बहुत इजीली हो जाए, क्योंकि बड़ा नेचुरल सा गठबंधन है और वो इस बात से बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं कि ये कैसे हो गया और
इसको सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, और ये हर लेवल पे महसूस होता है दोनों ही पक्ष के बहुत सारे लोगों को। तो वैसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि बड़ा आसान भी हो जाता है। दूसरी तरफ फडणवीस के पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो इस तरह की एक मुलाकात, शिंदे साहब भी थोड़ा दबाव में आ जाएंगे, जो ज़्यादा दबाव बनाने की उनके ऊपर कोशिश करते हैं। ये सब मैसेजिंग भी होती है ना। मैसेजिंग रहती है। और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में तो नेताओं के बीच आपस में तो उस तरह से शत्रुता यूपी वाली होती नहीं, यूपी बिहार में जैसा होता है वैसा नहीं होती। तो उसमें इस तरह की मुलाकात, इस तरह की बातचीत कर लेना वो बड़ा इजी होता है। लेकिन मिली आपको कभी कि दोनों जगह, मतलब उद्धव ठाकरे उधर और बीजेपी की टॉप लीडरशिप क्या सोचती है इस बारे में? और शुरू से ही लगातार, अलग होने के बाद से लगातार ये मिलता रहा है कि हाँ, अनकंफर्टेबल दोनों ही हैं, असुविधाजनक स्थिति में दोनों हैं। उद्धव ठाकरे शायद ज़्यादा दबाव में लगते हैं। और जो मेरी जानकारी में ये कह रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल इसमें कुछ है नहीं, कि शायद कभी उद्धव ठाकरे ने किसी बड़े नेता को बोला भी कि आपने भी तो एक बार नहीं कहा। तो उस बड़े नेता ने ये कहा कि मैं क्या कहता जब मुझे पता ही नहीं कि वहाँ बात क्या हुई थी, क्योंकि जब बातचीत आप लोग की हो रही थी और आप अपना क्लेम कर रहे थे, तो उसमें दोनों अपना क्लेम कर रहे थे कि भाई, तो मैं क्या वो कह रहे थे मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए वादा किया था, वो कहते ऐसा कोई वादा नहीं। लेकिन मन में एक मतलब टीस है कि ये गलत हुआ। रहता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के पॉलिटिक्स को बीजेपी के बड़े लोग ये समझते हैं कि जिस कंडीशन में वो अलग हुए, उनको ये डर ज़्यादा सताने लगा था कि बीजेपी जितना तेजी से आगे जा रही है महाराष्ट्र में, ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी खत्म हो जाए। पार्टी खत्म हो जाए? हाँ, क्योंकि बीजेपी ओवरलैप कर रही थी ना, बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, और उस कंडीशन में शायद वो अलग होकर उन्होंने अपनी पोजीशनिंग मजबूत की। उनको ये अंदाजा नहीं होगा कि हमारी पार्टी तोड़ दी जाएगी, तो उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की कि या तो मुख्यमंत्री हमें दे दिया जाए, मुख्यमंत्री देने पे मजबूत हो जाते। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री उस समय भी फिर हो गया होता तो शिवसेना से परफॉर्मेंस, बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो बहुत बेहतर हो रहा था ना। तो अभी कौन सा रोक पा रहे हैं वो बीजेपी को? मतलब उधर इतना बड़े गठबंधन करके भी क्या रोक किया आपने? लेकिन उनकी मंशा तो सब यही थे ना, या तो मुख्यमंत्री बना दो, नहीं बनाओगे तो अरे इस खबर को जरा आप उद्धव ठाकरे के नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी उन्होंने कहा कि भाई आप चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप अलग हुए थे, आप चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर आपकी चीफ मिनिस्ट्री गई, पार्टी भी गई। आज उनको अगर ये लगता हो कि भाई नहीं, ये महाविकास आघाड़ी सत्ता में नहीं आने वाली है, तो उनको 5 साल ऑपोजिशन में बैठ के क्या हासिल है? उद्धव ठाकरे क्या चाहेंगे? नहीं, अभी विनोद किसी का जिक्र कर रहे थे दो बातों का, तो मैं दो बातें ये बात प्रोग्राम से पहले की है। तो पहली बात तो ये है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए गए उधर, शिव सैनिकों में एक उत्साह कि भाई हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा, बन गए। अब स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बनाने को तैयार नहीं। सही। तो शिव सैनिक को जवाब क्या देंगे कि हम क्यों गए थे वहां और क्या हासिल करके, क्या कमा कर लाए हैं वहां से। ये जो 5 साल जो है आपने बीजेपी से अलग राजनीति की, तो आप तुलना कीजिए उससे पहले आपकी क्या हैसियत थी महाराष्ट्र की राजनीति में और आज क्या हैसियत है। आज आप नाना पटोले से लड़ रहे हैं, कभी किसी और से लड़ रहे हैं। दूसरी बात, जब से शिवसेना का गठन किया बाला साहब ठाकरे ने, मुंबई में जो पिछले दिनों हुआ है वो अकल्पनीय था। क्या? कि मातोश्री के बाहर आके मुस्लिम समुदाय के लोग गालियां दें ठाकरे परिवार को, तो उद्धव ठाकरे का जो भी ऑरा था खत्म हो गया। देखिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स को आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कैडर बेस्ड पार्टी है, जैसे ही कैडर आपको छोड़ता है फिर आप नेता नहीं रह जाते। कल्याण सिंह से बड़ा उदाहरण कोई है ही नहीं। कल्याण सिंह से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा जनाधार वाला, ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, संगठनकर्ता कौन था बीजेपी में? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने छोड़ा, कैडर ने उनको छोड़ दिया। कहाँ जो है 1991 में पहली बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिलाने में भूमिका निभाई। 221 सीटें आई थी 425 में से, और अलग पार्टी बनाई तो 6 विधायक जिता पाए। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी, और ये दो ही पार्टियों के साथ हो सकता है, या तो लेफ्ट पार्टीज के साथ या बीजेपी के साथ। तो उद्धव ठाकरे ने जिस दिन छोड़ा, तो उन्होंने केवल पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने विचारधारा भी छोड़ दी। मतलब अंदर से भले ना छोड़ी हो, लेकिन उनके जो बयान हैं, अब वो मजबूरी है उनका। मजबूरी है भाई, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोलना पड़ेगा, तो ये उम्मीद मत कीजिए कि फिर दोस्ती भी हो सकती है। दूसरी बात, साथ क्यों या गठबंधन क्यों होता है? 2 कारण होते हैं, एक तात्कालिक जो आपको लाभ हो, एक दीर्घकालिक। पीडीपी और बीजेपी का जम्मू कश्मीर में गठबंधन हुआ, किसी भी दृष्टि से वो मेल वाला नहीं था, बेमेल गठबंधन था। लेकिन बीजेपी को दिखाई दे रहा था तात्कालिक फायदा उसमें।
सरकार बन जाएगी और दीर्घकालिक पहली बार सत्ता में आ जाएंगे। और जो सोच कर गई थी वो हुआ, पीडीपी खत्म हो गई। एक रीजनल पार्टी को जम्मू यही कश्मीर सोच से के गई थी खत्म कि पीडीपी खत्म हो जाएगी। पीडीपी अगर साथ आएगी बीजेपी के तो उसके बाद उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जैसे कल को कांग्रेस अगर बीजेपी का साथ आ जाए तो फिर कांग्रेस के लिए सर्वाइव करना मुश्किल। देखिए, आप जिससे बिल्कुल विचारधारा के रूप में दो ध्रुवों पर खड़े हैं, उसके साथ मिल जाए तो उनमें से एक तो खत्म होगा। नहीं तो ये क्या तो खत्म वो होगा जो कमजोर होगा। नहीं तो कांग्रेस से मिलने के साथ उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ? उद्धव ठाकरे के साथ आप देखिए ना, एकनाथ शिंदे से पिट गए आप बीजेपी के साथ लड़ते थे। लोकसभा चुनाव के नतीजे को अगर आप कोई पैमाना माने तो जहां जहां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने थे, वहां स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का बेहतर है। तो शिंदे ने साबित कर दिया अपने आप। शिंदे ने साबित कर दिया कि अगर उद्धव ठाकरे से उनका मुकाबला होगा तो शिवसैनिक उनका साथ सर, मैं समझना ही चाह रहा हूं कि क्या उतना ग्राउंड बाकी है आज कि उद्धव ठाकरे सोच सकें बीजेपी के साथ दोबारा आने के लिए, और बीजेपी क्या एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर चलने के बावजूद उद्धव ठाकरे को वेलकम कर सके? क्या आज वैसी बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल है, मैं वैसे बात कर रहा हूं, मुलाकातें भली ही हुई हैं स्टिल। शेर से हाँ बिल्कुल आए। खुशियां देख, खूबियां देख कर तो न जाने कितने प्यार जताएंगे जिंदगी में। क्या बात है, जब आपके पास खूबियां हैं, मालटाल है, तो न जाने कितने प्यार जताएंगे जिंदगी में, मगर जगह उसे ही दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। तो ये बात तो लागू होती है ना। तो लागू होती है। तो दरअसल क्या है कि उद्धव ठाकरे, जो भी देवेंद्र ने कहा था, उद्धव ठाकरे जब कांग्रेस के साथ गए थे या बीजेपी से अलग हुए थे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? 5 साल जब वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उन्होंने समर्थन दिया मजबूरी में। पहले तो वो अलग लड़े थे, अलग लड़ने के बाद वो एनसीपी ने सरकार बनवाई बहिर्गमन करके, बाद में शिवसेना ने समर्थन दिया, सरकार में शामिल हुई। सच्चाई ये थी कि शिवसेना के मंत्री बिल्कुल डिफंक्ट थे, उनके काम ही नहीं होते थे। और स्थिति ये थी कि शिवसेना सरकार में थी लेकिन उनका काडर, उनके मंत्री, उनके विधायक बिल्कुल उनके काम ही नहीं होते थे। इसलिए जो ये खतरा कि बीजेपी एकदम ओवरलैप कर रही थी शिवसेना को, वो खतरा उद्धव ठाकरे को लगा। और उद्धव ठाकरे ने तब ये शर्त रखी कि हमें मुख्यमंत्री मैं बनूंगा तब गठबंधन में रहूंगा। अब वो अंदर क्या बात हुई वो अमित शाह जी जाने या उद्धव ठाकरे जाने, दोनों के काउंटर क्लेम, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उनके अंदर ये था कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, सत्ता अपने हाथ में लेनी है। जब मुख्यमंत्री नहीं बने, सर्वाइवल का सवाल था। और तब ये बात उनके दिमाग में नहीं थी कि एकनाथ शिंदे विद्रोह करके या उनका इस्तेमाल हो जाएगा विद्रोह। और 1.5 साल 2.5 साल तो 2 साल तो एकनाथ शिंदे सरकार में रहे उनके साथ। अब वो खिचड़ी पक गई, ये उनका कमजोरी थी कि वो नहीं उसको पकड़ पाए, जैसे अशोक गहलोत ने पकड़ लिया था राजस्थान में। तो चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी आपकी इंटेलिजेंस, आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए था कि क्या पक रहा है पता होना चाहिए था, और रातों रात सेंध लग गई। उसके बाद उनके सामने कोई चारा नहीं था। आज की स्थिति ये है कि जैसा प्रदीप जी ने कहा कि भाई इतना विरोध हो चुका है और इतना शिंदे और बीजेपी के बीच बातें आगे बढ़ चुकी हैं कि ऐसे में उद्धव ठाकरे का एकोमोडेशन अभी बहुत मुश्किल लगता है। राजनीति में कब क्या हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते। और ऐसा भी सही है कि बहुत सारे लोग आज भी चाहते हैं शिवसेना बीजेपी यानी उद्धव ठाकरे साथ में आए, खासकर आरएसएस के काफी लोग चाहते हैं इस चीज को। अभी 2 दिन पहले मेरी आरएसएस के कुछ वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हुई थी, ऐसे ही कर्टसी मिलने में गया था, तो उन्होंने भी कहा इस बात को लेके कि महाराष्ट्र में हमारा जो हिंदुत्व वाला जो वोट है उसमें विभाजन है। और विभाजन इसलिए है वो बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच विभाजन है। हमने कहा नहीं, हिंदुत्व के तो होलसोल आप लोग हैं। बोले नहीं, हम हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक मराठी टाइप का हिंदुत्व है और उसके प्रतिनिधि बाला साहब ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे के पास उनकी लेगेसी है। तो ये इसलिए वो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन आज की तारीख में ऐसा होना बड़ा बहुत कम, कभी इस ये चुनाव के बाद कोई परिस्थिति क्या बनती है ये कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वो एक चैप्टर बीजेपी या वो लोग जो चाहते हैं कि संघ और ये बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में वो एक चैप्टर खोले रखना चाहते हैं। कभी किसी बड़े आदमी ने, या आपने असंघ का नाम लिया, कभी कोई मीडिएटर बनने की कोशिश की है किसी ने इन दोनों के बीच में? कभी आप लोगों ने सुना ऐसा? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। ज्यादातर देखिए मीडिएटर ओपन तो कोई नहीं आया। उद्धव ठाकरे बहुत विचारधारा से बहुत दूर चले गए। पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था दोनों के संबंधों को में बहुत ज्यादा दूरी लाने का। और उस पर जो बयान था, जिस तरह का रिएक्शन था, जो सरकार का रिएक्शन था, उस सब के बाद जो है बीजेपी और शिवसेना
इतनी जल्दी मिल जाए, 5, 10, 15 साल बाद क्या होगा कौन जानता है, कोई 5, नहीं 10, जानता। 15 साल बाद। हाँ, अभी अभी निकट भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला। इलेक्शन के बाद भी कुछ अगर रिजल्ट्स ऐसे मुझे आए। कम से कम नहीं लगता कि इलेक्शन के बाद जो तो है कुछ भी हो सकता है अगर ऐसी स्थिति बने। नहीं, भारतीय राजनीति में राजनीति में कभी भी कुछ असंभव भी हो नहीं है, सकता कुछ भी है, असंभव नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे और बीजेपी इस इलेक्शन के बाद मिल जाएंगे ऐसा मुझे कतई नहीं लगता। नहीं, कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं मिलेंगे ये तो लगता है मुझे, लेकिन कौन पार्टी कहाँ मिल जाएगी ऐसा कहना जो है अब क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेने का अब बहुत मतलब है मुश्किल हो गया है। आप एक नाथ शिंदे को नीचे करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो निर्भर करेगा शिंदे के जिसने परफॉर्मेंस आपकी रहेगा सरकार बनवाई। इलेक्शन के बाद ओपन हो जाएगा। इलेक्शन के बाद पूरी तरह से ओपन रहेगा, क्योंकि बीजेपी की एक कोशिश होगी, अगर बीजेपी 100 के आसपास विधायक लेके आती है तो लगभग तय मानिए कि बीजेपी का होगा कि मुख्यमंत्री हमारा, बीजेपी का। उस तो कंडीशन शिंदे में के BJP सामने वही रख देंगे कि हम मुख्यमंत्री शिंदे अब के हमारा दबाव में, होगा। हाँ, अब थोड़ा भी शिंदे इधर उधर करे तो उद्धव ठाकरे की अभी स्थिति देखें। चुनाव में आपको जाना है, उद्धव छोड़िए, आदित्य के लिए उद्धव जी के साथ तो सेहत वाली समस्या है, हालांकि व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन क्योंकि राजनीति में उसका फर्क पड़ना है तो आप उस हिसाब से ट्रैवल नहीं करते, कोई यात्रा नहीं, कुछ नहीं। आदित्य को कुछ उनको अभी एस्टैब्लिश पूरी तरीके से करना है। पूरे स्टेट में यात्रा निकाल कर उनको माहौल बनाना चाहिए था, अपोजिशन में आप हो, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। तो वो एक जो जिल होता है वो है नहीं। चुनाव के बाद फिर 5 साल अपोजिशन में बैठना, यस, वो एकदम से उस कंडीशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर आपके लोग छोड़ के भाग रहे हैं और शिंदे जिस तेज़ी से अपना कद बढ़ा रहे हैं, उसके बाद तो उनके सामने और बड़ा चैलेंज है। अगर लोकसभा में सीटें आई हैं उद्धव ठाकरे को, तो इसलिए नहीं कि हिंदुत्व वाले वोट उनको बहुत ज़्यादा मिले, इसलिए कि मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा पोलराइज होकर पक्ष में गया, उनको मिला, उनको मिला, इस वजह से उतनी मुंबई में सीटें मिला आई। है, सब जगह तो उनको भी ये समझ में आ रहा है ना कि हमारी सीट दरक रही है। तो चुनाव मुस्लिम के बाद और तो तय दलित मानिए वोट, कि 2 वोट मिले। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री उनका अपना हो। अब अभी आदित्य ठाकरे की बात कर रहे थे भी आप। हाँ, मतलब उस सेंस में उस वक्त उनको लगे कि भाई मैं इधर ही बेहतर हूँ, इनके साथ जाके। नहीं, उसमें बीजेपी को क्या एक संभावना ये हो सकती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और आदित्य ठाकरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए आगे के लिए। एक अगर शिंदे का परफॉर्मेंस मान लीजिए, ये सारी काल्पनिक चीजें, नहीं काल्पनिक चीजें, अगर शिंदे का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहता, काल्पनिक की भाई हमारे सामने जो है तथ्य क्या है, अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो है, उस पर कोई अनुमान तो हो नहीं सकता कि हम कहें कि नहीं ये है रिजल्ट, आप कहें कि नहीं वो है। जो रिजल्ट है सबके सामने है। जहां जहां शिंदे और उद्धव ठाकरे का सीधा मुकाबला हुआ वहां एकनाथ शिंदे आगे नजर आए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जबकि पूरा वोट ट्रांसफर हुआ शरद पवार और कांग्रेस का उद्धव ठाकरे के लिए, अजीत पवार का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ एकनाथ शिंदे या बीजेपी के लिए। अजीत वो पवार तो गठबंधन उस तरह से काम नहीं किया, वो गठबंधन जिस तरह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने काम किया। अजीत पवार का वोट तो अपने लिए तो ट्रांसफर नहीं हुआ, वहां तो जो दूसरों है को कहाँ ट्रांसफर करवा वहां देंगे? केमिस्ट्री बन गई थी, यहां नहीं बनी थी। समझे? और यहां एक शक लगातार था कि भाई शिंदे जब उद्धव ठाकरे के सामने होंगे, मतलब दोनों पार्टियां होंगी, तब क्या होगा। शिंदे के पास क्या शिवसेना का कुछ भी आधार है? माना जा रहा था कि सिंपैथी जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, और प्रचार भी कर रहे थे उद्धव ठाकरे कि गद्दार तो है, वो बैटल तो गद्दारी जीत ली एकनाथ वो शिंदे। सेटल हो गया, राइट। वो जीत लिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि हाल के दिनों में अमित शाह जी की जो यात्रा हुई है, और ये सोर्स लिस्ट में बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये नहीं है, लेकिन एक बैठक में जो मराठवाड़ा रीजन में जो बैठक थी, उसमें अमित शाह जी ने कहा बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि 2024 में एकजुट होकर पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़िए, अपना या सहयोगी का जहाँ से भी सीटें हैं सबके लिए लगना है। 2029 में हमारा चीफ मिनिस्टर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, अकेले अपने दम पे। ये कहा है? हाँ, अकेले अपने दम। अकेले अपने दम एक पर चीज में मतलब इस बार भी बन सकता है, वो रिजल्ट्स बताएंगे क्या और होगा। तो मतलब तय मानिए कि 100 से अधिक अगर बीजेपी के पास आ रहे हैं विधायक, तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री और होगा। 29 में लड़ना ही अपने दम पे। 29 में अपने दम नहीं, पे। एक चीज राइडर मेरा ये है, जैसे मान लीजिए प्रदीप जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के, तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से तो बीजेपी के एमपी एमएलए 100 आने ही नहीं चाहिए। अगर लोकसभा को आप मान रहे हो पैमाना, तो 9 सीट पर है बीजेपी लोकसभा में। नहीं, मैं केवल शिंदे और उद्धव ठाकरे हाँ, के वो बीच उस- में जो उन मुकाबला दोनों है, के रिस्पेक्ट उस की बात संदर्भ तो में फिर है। बीजेपी के संदर्भ में लागू होगी ना चीज। अगर लोकसभा शिंदे और उद्धव ठाकरे, भाई शिंदे के दम पर अकेले शिंदे थोड़ी जीते हैं, नरेंद्र मोदी का वोट भी तो है उसमें। आप इसको कैसे माइनस कर दोगे? नरेंद्र मोदी का वोट है कि नहीं महाराष्ट्र में? बिल्कुल है। और वो मोदी जी का जो वोट है, जो बीजेपी का वोट है, मोदी जी का अपील है, वो भी तो शिंदे को मिला है। चलिए, वो इसमें अभी और आप- ये नहीं, जब चुनाव तो होगा, अभी एक अजीत मिनट, पवार एक को मिनट, क्यों नहीं मिला? सर एक मिनट, अजीत पवार का सीधे चाचा से झगड़ा था, अभी एक मिनट, अब वो अपनी पत्नी को लड़ा देंगे बहन के खिलाफ, तो सेंटीमेंट नाराज हो गई होगा। देखिए, असली टेस्ट अब होना है सहानुभूति फैक्टर का। अब उद्धव बनाम शिंदे होगा चुनाव, तो अब वो शिवसेना का वोटर उद्धव के साथ जाता है, शिंदे के साथ जाता है। आप उद्धव लोकसभा बनाम से शिंदे ज्यादा नहीं था। विधानसभा को मानते हैं असली टेस्ट। लोकसभा उद्धव बनाम शिंदे नहीं था, लोकसभा तो नरेंद्र मोदी बनाम आदर्श था।
सर वोट तो इस बार भी बीजेपी को और मोदी जी का जुड़ेगा ही ना। मोदी जी का जुड़ेगा, लेकिन मोदी जी के लिए डायरेक्ट वोट लोकसभा में मांगा जाता है। अच्छा ठीक, तो आपने मोदी भी जी के लिए बीच वोट में इसमें पड़ता है। आदित्य ठाकरे का जिक्र किया था। भाई आदित्य ठाकरे को लेकर के कुछ तो इनसिक्योरिटी उनके मन में होगी भाई। अब 5 साल आदित्य ठाकरे को विपक्ष में बैठाने का तो कोई मतलब है नहीं। निश्चित निश्चित, खासतौर पे तब जब वो ये मटेरियल, ये सब्सटेंस नहीं दिखा रहे हैं कि जैसे ग्राउंड पे उस हिसाब से मेहनत वर्ली करने से के बाद आते हैं आओ। वो। और इस बार खबर ये है कि राज ठाकरे ने अपने एक नजदीकी व्यक्ति को, संदीप पांडे को, वर्ली से प्रत्याशी बना दिया है। जबकि पिछली बार जब चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव जब आदित्य ठाकरे लड़े थे, तो राज ठाकरे ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया था। और वाइस वर्सा इधर अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे दे देंगे उम्मीदवार। नहीं, लेकिन फर्स्ट इलेक्शन में क्योंकि राज ठाकरे ने नहीं दिया था आदित्य के खिलाफ, तो उम्मीद यह है कि इस बार उद्धव भी अमित ठाकरे के अगेंस्ट कैंडिडेट ना दें। और राज ठाकरे की बीजेपी के साथ भी कुछ चली रही है बात। राज ठाकरे की राजनीति को आप देखें तो जब उन्होंने बाला साहब को छोड़ा था तो उनको उम्मीद थी कि बाला साहब की लेगेसी हमारे साथ आएगी, उद्धव ठाकरे को उस तरह का समर्थन नहीं मिलेगा। हुआ उसका ठीक उल्टा। तो वो एक तरह से राजनीति के हाशिए पर चले गए। अब अगर मतलब आप अपने को राज ठाकरे की जगह रख कर देखिए, तो उद्धव ठाकरे से अगर बदला लेना है, अभी अगर बची हुई है ये तमन्ना, तो यही सबसे सही मौका है। और उसका तरीका यह है कि आप आदित्य ठाकरे को बढ़ने ना दें। उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, विधान परिषद में है, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे आदित्य ठाकरे। और उद्धव ठाकरे की पार्टी की राजनीति अब आगे चलेगी आदित्य ठाकरे से। तो इसलिए अगर आदित्य ठाकरे को आप रोकते हैं तो बाला साहब की लीगेसी का फिर सवाल आएगा। फिर एकनाथ शिंदे ने काफ़ी हद तक जो है उसको एक तरह से कहें हथिया लिया है, अपना लिया है, जो भी कहना चाहें। और राज ठाकरे फिर से मैदान में खड़े होने की ताकत जुटाने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इररिलेवेंट हो चुके हैं। वो सिर्फ ठाकरे सरनेम लगा है, यही है उनके पास, उसके अलावा जमीन पर कुछ नहीं है। राज ठाकरे अपना एक टेस्ट 2019 के विधानसभा चुनाव भी कर चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे खुल करके बीजेपी के खिलाफ थे। उनकी रैलियां पूरे महाराष्ट्र में हो रही थी और बाकायदा वो मोदी जी का भाषण दिखा के और खूब मराठी में और खूब भीड़ जुट रही थी। मैं गया था उस समय महाराष्ट्र में, लेकिन राज ठाकरे की अपील कोई असर नहीं हुआ। तो जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र बाला साहब के रहते हुए उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी और बाला साहब ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। उस समय बाला साहब जिंदा थे जब राज ठाकरे अलग हुए हैं, तो राज ठाकरे उस लेगेसी को नहीं ले पाए। अब वो बात है कि अपने बेटे के सर्वाइवर के लिए कोशिश कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसमें उनको बीजेपी की मदद चाहिए होगी, उनको उनके एकनाथ शिंदे की मदद चाहिए होगी। बिना उनकी मदद के वो बेटे का सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल है। बिना बीजेपी की मदद के, बिना बीजेपी की मदद के राज ठाकरे की अपनी, अब उनके कितने कम हो गए भाई। देखिए, जो राज ठाकरे की हैसियत पहले थी, आज वो न्यूसेंस वैल्यू भी नहीं है उनकी। एक समय तो न्यूसेंस वैल्यू बन गई थी उनकी कि वो टोल पे जाकर के एकदम तोड़फोड़ करना, उत्तर भारतीयों को मारना पीटना। और उनका जो फ्लिप फ्लॉप रहा है ना, कि एकदम आपने एक एक्सटेंड शरद पवार के साथ के चले गए, मतलब मोदी जी के खिलाफ आप बोलते रहे, फिर बीजेपी के साथ आ गए, फिर इधर चले गए। जो कंसिस्टेंसी जो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए वो और उनमें नहीं है। शिवसेना का जो ऑरा महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई में बना, वो फिल्म वर्ल्ड में उनका जो दखल था, राज ठाकरे का नहीं, शिवसेना का, बाला साहब बाला ठाकरे साहब के समय से शिवसेना का ये कुछ हिस्सा जो है राज ठाकरे को भी मिला था कि किसकी फिल्म चलने देनी है, किसकी नहीं चलने देनी है, किसको रोक देना है। आप अमिताभ बच्चन और जया भादुड़े के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, आपने देखा होगा। तुरंत विड्रॉ किया अमिताभ बच्चन ने, मुलाकात की राज ठाकरे से। तो वो जो बना था वो भी खत्म हो चुका है। अब मुंबई में फिल्म जगत में भी ठाकरे परिवार का वो दबदबा नहीं रह गया है जो कभी हुआ करता था। बाला साहब के समय भी था, उनके बाद भी बचा हुआ था, वो भी खत्म हो चुका। क्या अंडरस्टैंडिंग बीजेपी चाहती है राज ठाकरे के साथ, अगर ये मीटिंग हुई है तो? दो लेवल पे देखिए सौरभ, पहले लोकसभा चुनाव के हिसाब से या विधानसभा चुनाव के हिसाब से, तो उसमें राज ठाकरे कोई भी फैक्टर नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय बातचीत हुई थी, ठाकरे एक बार दिल्ली भी आए थे और बड़े लेवल पे बातचीत हुई थी। उसमें हुआ कि क्या एक या दो सीट दिया जाए। उसमें राज ठाकरे को भी समझ में आया कि एक दो सीट से उनका कुछ होना नहीं है। इधर भी समझ में आया कि कोई खास महत्व नहीं। विधानसभा चुनाव में अगर कुछ सीटों पे उनके कैंडिडेट होते हैं, अलग से लड़ते हैं, तो वो बीजेपी के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में छोटी छोटी वोट्स माने रखते हैं, 2000, 5000, 10,000 भी काट लें आप, जैसे हरियाणा में बात हो हुआ। जाती है। हाँ, तो इस तरह की थिंकिंग उसमें है। लोकल बॉडी का महाराष्ट्र का जब चुनाव होगा, मुंबई महानगर पालिका, उसमें राज ठाकरे ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं विधानसभा की तुलना में। अभी फिलहाल थिंकिंग इसी लेवल पे है।
राज ठाकरे के साथ भी समस्या सौरभ वही है कि ग्राउंड पे मेहनत करने का जो मादा 12-1 बजे 2 बजे उनके दिन की शुरुआत होती है, तो अगर ऐसा बताया जाता है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हों तो फिर कहाँ से कनेक्ट रह जाएगा, वो करंट कहाँ रह पाएगा। अगर अब की पॉलिटिक्स एकदम अलग होगी ना, पहले चल जाता था बयानों के मार्फत आप अपनी राजनीति चला लेते थे, सामने में कुछ लिख दिया उस पर राजनीति चल जाती थी, अब तो ऐसा होता नहीं है। तो इनके बेटे भी उतरने वाले हैं चुनाव में, हाँ अमित, वो चाहते हैं, तो उसको लेकर के कि उस मतलब उनको वो लेकर के सिंपैथी कोई- रहे, मतलब बीजेपी के साथ उनकी अच्छी बातचीत होती है और अच्छा। हाँ, उसमें कहीं कोई वैसी समस्या वाली बात नहीं है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर बहुत खिलाफ बोल रहे हों तो वो ज़्यादा सूट करेगा बीजेपी को। लेकिन वो फायदा नहीं हुआ ना, जैसे बता रहे थे, मतलब नहीं, कह रहे हैं कि अगर वैसा हो भी तो बीजेपी को ज़्यादा सूट करेगा कि कुछ भी अगर वो वोट काट रहे हो उधर का, हाँ, मतलब जो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो वोट काटेंगे बीजेपी के खिलाफ वाला ही। बस तो वो कह रहे हैं कि ताकि जैसे तो लेकिन बाय एंड लार्ज आपको लगता है राज ठाकरे इज नो कोई फैक्टर नहीं है ना। राज ठाकरे की स्थिति यही है जो मैं शेयर करूँ हाँ जी, तो आप समझ लीजिए, बदला जो वक्त तो रफाकत बदल गई, बदला जो वक्त तो रफाकत बदल गई, सूरज ढला तो साये की सूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ एक दिन उसकी जरूरत बदल गई। क्या बात। तो कभी जरूरत भी नहीं थे किसी की। कभी रहे होंगे, कभी शिवसेना की जरूरत रहे होंगे जब थे बाला साहब के साथ, तो वही ऑर्गेनाइजर थे, वही सब कुछ थे। देखिए ये बड़ा दिलचस्प है, राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको जब तक वो अपनी मेन स्ट्रीम में रहते हैं तो उनको बहुत आंका जाता है। राज ठाकरे शिवसेना में जब तक थे सारे ऑर्गेनाइजर, शिवपाल यादव जब तक मुलायम सिंह के साथ थे सबसे ज़्यादा संगठन पे पकड़, अजीत पवार जब तक शरद पवार के साथ थे सबसे बड़े नेता शरद पवार के बाद, और मेन स्ट्रीम से अलग होते ही उनकी हैसियत पता लग जाती है। वो शिवपाल यादव की हैसियत आपने देख ली, राज ठाकरे का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और अजीत पवार का हम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। तो जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि जब पार्टी से आप निकलते हैं और तब आपके साथ कैडर और वोटर कितना आता है उस पर तय होता है। एक बस एक चीज छोटी सी, मतलब राज ठाकरे का कोई अलायंस ऑफिशियली हो जाए मायावती से, इसकी गुंजाइश है? नहीं, मतलब गुंजाइश सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि रणनीति के तहत वो सूट नहीं करता, इस लिहाज से जैसे बीजेपी में एक बात उठी थी कि 4 या 5 सीट दिया जाए, क्या कर लिया जाए, कुछ नेताओं ने इस बात को कहा था लेकिन उसको तवज्जो नहीं दिया गया। और वो जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि महत्व अगर है तो वो इसी रूप में है कि आप अलग रहें, अलग लड़े, उनका वोट हाँ, काटिए। सीट लड़ें, वो कुछ काट ले तो अलग नहीं, बात है। वो- दूसरा वो हिंदुत्व को सवाल आया है, लेके, रेड हेरिंग है राज ठाकरे मुंबई में उत्तर भारतीयों के लिए। एक हिंदुत्व को लेके इतना बड़ा नेगेटिव फैक्टर है वो। उनको लेने का मतलब वो नुकसान। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान। हिंदुत्व के वोट को लेकर सौरभ किस प्रकार से कोशिश कर रही है बीजेपी, आप सिर्फ एक लाइन से अंदाजा लगा लीजिए कि संघ में जो तीसरे नंबर के नेता हैं सह सरकारवाह, वो बीजेपी का महाराष्ट्र में जो इलेक्शन वॉर रूम है सीधे वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि संघ का तीसरे लेवल का व्यक्ति, मतलब संघ प्रमुख दत्तात्रेय हसबोले, उसके बाद तीसरे नंबर पर लिमय, कौन? लिमई जी ना? हाँ, तो वो सीधे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे हिंदुत्व के वोट को लेकर बीजेपी इस बार, और बार बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं संघ के लोगों को यही बताया जा रहा है, संघ का 100 साल पूरा हो रहा है, महाराष्ट्र से संघ की शुरुआत हुई थी, 100 साल बाद यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव है, और तब कहा जाता था ना कि अटक से कटक तक, उस समय वाली बात, वो बात कही जा रही कि ऐसा ना हो कि पानीपत जैसा फिर महाराष्ट्र हो जाए। तो ये जो गौरव दिलाने वाली बात है, जब संघ के कार्यकर्ताओं संघ सेवकों को एक बार आप गौरव याद दिला दिए, बाकी सब भूल जाते तो हैं। 2-3 सवाल हैं, जल्दी जल्दी से आपसे उत्तर लेना चाहेंगे। मयंक उपाध्याय पूछ रहे हैं, क्या सीएम पद ही उद्धव ठाकरे को एनडीए में घर वापसी कराएगा? सीएम पद अगर एनडीए दे देगा, भाई कारण क्या बना था उनके जाने का एनडीए से? सीएम पद ही तो बना था कारण, तो अगर कारण ही खत्म हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, ऐसा और- कभी और ऐसा उद्धव ठाकरे कैसे उम्मीद कर रहे थे 5 साल 2014 से 2019 तक वो केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार में रहे और रोज गाली देते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी को, जो है सामना में लेख छपता रहा खिलाफ, सार्वजनिक रूप से बयान देते रहे। उसके बाद वो उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना देगी, छोटी पार्टी होने के बावजूद। प्रजापत दिनेश मारवाड़ी पूछ रहे हैं, जो कांग्रेस को रास्ता दिखाता है वो कांग्रेस से बाहर क्यों हो जाता है, जैसे उद्धव ठाकरे कांग्रेस से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मतलब कांग्रेस के साथ कोई आदमी बहुत दिनों तक सहज क्यों नहीं रह पाता? नहीं, देखिए ये तो बात मैं नहीं मानता। उद्धव ठाकरे रास्ता वास्ता तो नहीं दिखा रहे, उनको लग रहा है कि अपना रेलेवेंस बनाए रखना है तो कांग्रेस पर अटैक करो, तो लाइमलाइट भी मिलेगा, बार्गेनिंग पावर भी बढ़ सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में सारे इक्वेशन बदल दिए। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की ये बातें सुनने को कांग्रेस तैयार हो जाती। आज कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद नंबर 1 पार्टी है महाराष्ट्र की, तो उद्धव ठाकरे की बात क्यों सुनेगी?
जो एकनाथ शिंदे को नहीं हरा पाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे को जो है। एक तीसरा सवाल है, आशीष आर त्यागी, ये आपका नाम लेके पूछ रहे हैं, तो लेकिन आप कोई भी उत्तर दे सकता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मैसेजिंग बट कांट टेक लाइबिलिटी लाइक उद्धव ठाकरे इन एनडीए बिकॉज दे लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। वो उद्धव ठाकरे को लाइबिलिटी समझ कह रहे हैं, अगर एनडीए में आ भी जाए तो क्या लाइबिलिटी होंगे उद्धव ठाकरे? नहीं, आज की तारीख में तो लाइबिलिटी शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि आज की तारीख में एनडीए को शायद जरूरत है नहीं उद्धव ठाकरे की, क्योंकि शिंदे का जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा चुनाव में, या एज ए चीफ मिनिस्टर भी जिस तरह उन्होंने लाडली बना योजना, तमाम योजनाएं मतलब करके और अपनी एक जगह बनाई है, तो एनडीए को फिलहाल उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद क्या होगा, तब किसकी कहाँ जरूरत होगी, ये चुनाव के बाद पता लगेगा। अपनी ही पार्टी के लिए लाइबिलिटी बन गए हैं तो बीजेपी के लिए कहाँ से एसेट बनेंगे भाई? 2000 फिर कह रहा हूँ 2014 से 19 के बीच की उनकी परफॉर्मेंस, उनका व्यवहार देख लीजिए। तो ड्रिफ्ट तो उसी समय देखिए, असल में बीजेपी और शिवसेना में दूरी थोड़ा आना शुरू हुई थी 2009 से, और 95 में भी। 95 ये तो बाद में शिवसेना ने सबने स्वीकार किया कि 95 में अगर बीजेपी और शिवसेना, और खासतौर से शिवसेना, एक दूसरे को हराने की कोशिश न करते, क्योंकि एग्रीमेंट ये था कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, एमएलए आएंगे, उसका मुख्यमंत्री होगा। ये अभी उद्धव ठाकरे ने कहा भी है कि इसीलिए पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं। तो 2009 में बीजेपी की 1 या 2 सीटें शिवसेना से ज्यादा आ गई थी। तब से खटका जो है शिवसेना को हुआ कि बीजेपी आगे निकल रही है, और 2014 में तो चौथे नंबर से नंबर 1 की पार्टी बन गई। तो इसलिए जो उस बात को आज तक उद्धव ठाकरे पचा नहीं पाए। हालांकि आज भी सौरभ देखिए कि समय नहीं है अब, और ये संभव भी नहीं है, चुनाव सामने है ये आना। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे आ जाते बीजेपी की शर्तों पे, तो बीजेपी के लिए एसेट होते, उसमें लाइबिलिटी नहीं होते। पहली बात तो ये कि अपोजिशन की हवा निकल जाती, सबसे बड़ी बात पता भी हो जाता। हाँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो भाई सकती है? नीतीश कुमार जब गए तो इंडिया गठबंधन की जो हवा उसमें निकली, नीतीश कुमार जाने वाली निकली था। अगर आप कल्पना कीजिए नीतीश कुमार बने रहते, इंडिया गठबंधन और आकार लेता और सारी चीजें, तो आज परिणाम कुछ और होते, जिस तरह का चुनाव हुआ है लोकसभा। तो ये जब अपोजिशन की रैंक को आप सेंध लगाते हैं तो डिमोरलाइज होता है उसका कैडर, उसकी पूरी रणनीति सब इवन कुछ। मुंबई रीजन में भी हमेशा देखिए ऐसा तो शिंदे होता को नहीं। ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं दे रही है, बीजेपी ज्यादा सीट बीजेपी ज्यादा लड़ रही है। 13 के आसपास शिंदे को दिया जाएगा। ये भी हमेशा नहीं तो होता। रिजल्ट के बाद तो तय मानिए कि अगर बीजेपी इस हालत में आती है कि 100 से अधिक उसके विधायक हों, तो CM अपने मुख्यमंत्री के लिए मांगेगी। किसी हद पे जाएगी और सारे ऑप्शन ओपन रहेंगे बिल्कुल। उसमें। अगर ऐसा ना होता तो 2019 में ही बना देते उद्धव ठाकरे को भाई। अगर किसी और को ही बनाए हाँ, रखना है किसी तो को और को बनाना सही था बात तो। है। दूसरी बात, अजीत पवार को भी लिया गया था, उद्धव ये ठाकरे को भी तो सोचकर लगता ही होगा ना कि कि हम opposition क्या के बुरे थे, कैंप में शिंदे जो आपने बना दिया, हम क्या बुरे थे। शिंदे ने स्टॉप अपोजिशन के कैंप में जो है सेंध लगा दे। सिंधे साहब को फोन तो दिल्ली से जाए वो तो तो हुआ समझ नहीं, सकते हैं आप। अजीत पवार से कोई फायदा तो हुआ नहीं। मतलब नुकसान एनसीपी हुआ को है। तोड़ने का फायदे के बजाय नुकसान नुकसान हुआ अजीत पवार का। जो वोट बीजेपी को नहीं मिला है वो अजीत पवार फैक्टर एक बड़ा फैक्टर रहा है। चलिए, तो आज समय इतना ही था। अब देखिए चुनाव के बाद क्या होता है, किसके कितने नंबर आएंगे, इससे पता चलेगा कि ये जो संबंध विच्छेद हुए हैं क्या ये दोबारा ठीक भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या अपना सीएम बनाने में क्या कामयाब होगी अगर वो चुनाव जीतते हैं, तो सारी बातें। और उद्धव ठाकरे अगर महाविकास आघाड़ी जीत जाती है तो क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से उनका सितारा फिर चढ़ाएगा, फिर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सारी बातें देखिए चुनाव तक चलती रहेंगी। रोज हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप आए। प्रदीप जी, विनोद जी, बहुत शुक्रिया। देवेंद्र।